वो एयरपोर्ट पर एग्जिट लेकर अपना लगेज घसीटती बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे रिसीव करने आएगा। वो सरजमीन पर कदम रख चुकी थी जहां आने के लिए उसने हजारों कस्में खाई थीं, खुद से बेहिसाब वादे किए थे, मगर आज उसके कदम अपने देश की जमीन पर पड़ चुके थे। जिंदगी भी अजीब चीज है। यह हमें बार बार उसी दर पर लाकर पटकती है जहां से हम बेआबरू होकर निकाले जाते हैं। वो एक एक कदम आगे बढ़ते हुए यादों के झक्कड़ को अपने दिमाग में पीछे धकेलती जा रही थी। क्या उसका इंडिया आने का फैसला सही था? क्या वो उन लोगों को फिर से अपने रूबरू देख सकेगी जिनकी आंखों में मौजूद नफरत उससे न्यूयॉर्क में भी सताती रहती थी? मगर उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय वापस आने के। शायद उसकी जिंदगी में अभी और भी जिल्लत सहना बाकी लिखा था। लॉबी के अंदर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, शायद कोई जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए। एक हल्की सी उम्मीद उसकी आंखों में थी, शायद वही उसकी सारी नफरत भुलाकर उसे रिसीव करने आया हो। अचानक उसकी नज़र एक प्ले कार्ड पर पड़ी जिस पर उसका नाम जगमगा रहा था, मायरा अली खान। ओह, तो किसी ने तो उसे याद किया था कि मैं आज इंडिया आ रही हूँ। वो कदम दर कदम चलकर उस तक पहुंची थी। क्या वाकई उसकी चाहत इतनी बड़ी है कि वो मुझे खुद रिसीव करने आया है? मगर जैसे ही प्ले कार्ड के पीछे छिपा चेहरा नजर आया, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो उनकी हवेली का ड्राइवर रहमत अली था। वो उसे पहचानती थी। सलाम बीबी जी, आप खैरियत से पहुंच गई? वो अपने पख्तून लहजे में बोला। उसने प्ले कार्ड एक साइड पर रखा और सफ़ेद फूलों का बुके उसे थमा दिया। वेलकम बैक टू इंडिया बीबी साहिबा, आपका यहाँ आना मुबारक हो। वो मुस्कुराते हुए उसे फूलों का बुके पकड़ा रहा था। ताज़ा फूल छुए तक नहीं थे, मगर दो उंगलियों की मदद से उनमें फंसा हुआ एक छोटा सा कार्ड निकाला और उसे खोला। अपना दिल मजबूत करके हवेली में कदम रखना, क्योंकि दामिल खानजादा की नफरत सहना आसान नहीं होगा। लाल सिहाई से लिखी ये लाइन उसे अंदर तक हिला गई। उसे ऐसे ही किसी वेलकम कार्ड की उम्मीद थी। उसने कार्ड वापस फूलों में रखा, तभी उसे जोर से छींक आई। उसे इन सफ़ेद फूलों से एलर्जी थी। इन्हें डस्टबिन में फेंक दो। अपनी नाक पर रुमाल रखकर उसने कहा तो रहमत अली ने सिर हिलाया और उसके आगे आगे लगभग भागते हुए बाहर निकल गया। जब वो बाहर आई तो गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर इज्जत से खड़ा था। मायरा ने अपने लॉन्ग कोट की जेब से हाथ निकाले और गाड़ी में बैठ गई। मुंबई की सड़कें बारिश के बाद गीली और साफ सुथरी सी लग रही थीं। एक बारिश उसके अंदर भी बरस रही थी। क्या वाकई बारिश हर गर्द मिटा देती है? क्या ऐसा मुमकिन है कि दिल की जमीन भी नफरत की हर धूल से आज़ाद हो जाए उस बारिश से जो अंदर बरसती है? उसने एक ठंडी आह भरी। नामुमकिन। दामिल खानजादा का दिल किसी भी बारिश से नहीं पिघल सकता। वो न्यूयॉर्क से खुद को दामिल खान की नफरत सहने के लिए तैयार करके आई थी। उसे वाकई अपना दिल मजबूत रखना था। आज उसे घर लौटने की कोई भी जल्दी नहीं थी। उसके साथ चल रहा उसका पर्सनल असिस्टेंट कमाल कल की मीटिंग्स और बिजनेस डील्स के बारे में उसे आगाह कर रहा था, मगर उसका ध्यान तो कहीं और था। सफ़ेद चेक शर्ट पर काला कोट पहनकर वो एंट्री से होता हुआ बाहर निकला। ड्राइवर गाड़ी का दरवाज़ा खोले इज्जत से खड़ा था। बाईं कलाई पर बंधी एप्पल वॉच पर रात के 9 बज रहे थे। माँ ने उसे आज खास तौर पर कहा था कि जल्दी घर आ जाना, मगर उसका दिल चाहता था कि वो कहीं और चला जाए, बस हवेली ना जाए, क्योंकि आज वो वापस आ गई थी। अगर किसी से पूछो कि दामिल खानजादा को इस दुनिया में सबसे अधिक नफरत किससे है, तो वो बिना सोचे मायरा खान का नाम ले लेता, क्योंकि उसे सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी भूरी आंखों में उसका नाम सुनते ही नापसंदगी की हलचल उभर आती थी। गाड़ी में बैठकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया। व्हाट्सएप पर मैसेजेस की बौछार थी, कुछ उसके फ्रेंड सर्कल से, कुछ उसके बिजनेस पार्टनर से, मगर उसने किसी मैसेज को खोलने की जहमत नहीं की थी, सिवाय एक की जिसे वो किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। और वो थी मनाहिल खानजादी, जिसका नंबर उसने गोल्डन कर्ली प्रिंसेस के नाम से सेव किया था, क्योंकि उसके बाल घुंघराले थे और वो उन्हें हमेशा गोल्डन रंग में डाई करवाती थी। हालांकि दामिल को उसके बालों का ये रंग जहर जैसा लगता था, मगर उस छोटी जिद्दी सी लड़की को क्या परवाह। वो तो अपनी मनमानी करती थी, क्योंकि वही थी जो दामिल के दिल पर राज करती थी, और वो थी उसकी छोटी बहन जिसमें उसकी आधी जान बसती थी। वो हवेली में वापस आई तो रात के लगभग 8 बज चुके थे। जब वो हवेली के मेन गेट से अंदर दाखिल हुई तो आंखों पर काला चश्मा, भूरी जीन्स पर ब्राउन कोट पहने वो बहुत ही बेपरवाही के साथ गर्दन उठाकर उस ऊंचे गेट को देखने लगी,
जो उसके ऊंचे कद से कहीं ज़्यादा था। जब 5 साल पहले उसे यहाँ से निकाला गया था तब हवेली का रंग लाल था, मगर अब पूरी तरह सफ़ेद हो चुका था, क्योंकि अब इस हवेली पर उसके दादा जान दिलावर खान की नहीं बल्कि दामल खानजादा की हुकूमत चलती थी। उसने इस हवेली को अपने रंग में रंग लिया था। खैर, उसे क्या लेना देना, वो तो यहाँ सिर्फ अपना हक वापस लेने आई थी जो उससे छीन चुका था। मगर वो जानती थी इतना आसान नहीं था। 5 साल पहले उसने ये हवेली इस नियत से छोड़ी थी कि कभी भी लौटकर वापस नहीं आएगी। तब वो अपने हक के लिए लड़ना भी नहीं जानती थी। उसने चुपचाप अपने सारे हक किसी और को सौंप दिए थे। अपनी मोहब्बत, अपनी जायदाद, सब कुछ सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से चली गई थी, जिसे दूर करने की कोशिश भी उसने नहीं की थी। मगर आज मायरा अली खान एक अलग इंसान थी। शायद अब उसे अपने हक के लिए लड़ना आ गया था। मगर क्या दामल खानजादा अब उसकी बात पर यकीन करेगा, जिसने 5 साल पहले उसकी कलाई पकड़कर उसे हवेली से बाहर निकाला था। वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानती थी कि दामल खानजादा का दिल मोड़ना इतना आसान नहीं था, क्योंकि शायद वो दिल जो कभी सिर्फ और सिर्फ मायरा अली खान के लिए धड़कता था, अब बिल्कुल पत्थर बन चुका था। उसने एक ठंडी आह भरी और हवेली के अंदर कदम रखा। तभी उसे वो मंजर याद आया जब 5 साल पहले दामिल ने उसकी कलाई पकड़कर उसे हवेली से बाहर धकेलते हुए कहा था, चली जाओ यहाँ से मायरा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी और इस घर से हमेशा के लिए बेदखल करता हूँ। मेरी दुआ है कि तुम बहुत लंबा जियो और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक ये याद रखो कि दामिल खान तुमसे नफ़रत करता है, और ये नफ़रत कभी कम नहीं होगी, बल्कि वक्त के साथ और भी बढ़ती जाएगी। तुम मेरी निस्वार्थ मोहब्बत के काबिल नहीं थी। मैं ज़िंदगी भर इस पछतावे में रहूँगा कि मैंने अपनी सारी चाहत उस इंसान पर लुटा दी जो इसकी हकदार नहीं थी, और ख़ुद को सज़ा दूंगा, और ये सज़ा तुम्हें भी भुगतनी पड़ेगी। मायरा जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। उसका पूरा वजूद आज भी उस जुमले को याद करके कांप जाता था, मगर वो अपना दिल बहुत मजबूत करके आई थी। हवेली की एंट्रेंस पर कोई उसके स्वागत के लिए नहीं खड़ा था। दामिल खानजादा की माँ बेगम शाहनवाज अली खानजादा, जो अपने पूरे रुआब और जलाल के साथ होठों पर नरम सी मुस्कान लिए उसे देख रही थी। आ गई तुम खैर से? सफ़र कैसा रहा? अपने नरम लहजे में पूछते हुए उन्होंने उसे कंधों से थाम कर उसके दोनों गालों पर बारी बारी से प्यार किया, तो मायरा को भी मुश्किल से अपने चेहरे पर मुस्कान सजानी पड़ी। सफ़र तो बहुत कठिन था, मगर उम्मीद है कि मंजिल सुकून भरी होगी, उसने अर्थपूर्ण अंदाज में कहा। तो बेगम शहनवाज की मुस्कान गहरी हो गई। ये तो बस पड़ाव है मेरी जान, क्योंकि मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती, उन्होंने सामने देखकर कहा। तो मायरा ने जताने वाले लहजे में कहा, देखते हैं, क्योंकि मैं 5 साल पहले वाली मायरा नहीं हूँ जिसे जो चाहे अपनी मर्जी से मोड़ लेता था, क्योंकि अब मेरी कोई भी मजबूरी नहीं है। तब शायद थी, और जिस इंसान की कोई मजबूरी नहीं होती उसे डर कर नहीं रहना चाहिए, है ना? वो बेगम शहनवाज के कान में हल्की सी फुसफुसाहट करते हुए बोली। तो उन्होंने जोर कर ठहाका लगाया, मज़ा आएगा तुम्हारे साथ खेलकर। आओ, खाना लग चुका है, तुम्हारे ताया जान आने वाले होंगे, उन्होंने तुम्हें बहुत याद किया। वो उसके कंधे से थामते हुए आगे बढ़ी। पहले ऊपर अपने कमरे में जाओ, फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाते हैं। कहते हुए उन्होंने जरीना को आवाज़ दी, जो उनकी नौकरानी थी। जरीना, जाओ बीबी साहिबा को उनका कमरा दिखा दो। ये बस कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बेगम शहनवाज की बात पर मायरा ने पलटकर उनकी ओर देखा। ये तो वक्त बताएगा कि इस घर में अब मेहमान कौन है और मेजबान कौन। ये कहकर वो रुकी नहीं थी, अपनी हील की टकटक से सीढ़ियाँ चढ़ गई। और बेगम शहनवाज को पहली बार मायरा से डर महसूस हुआ। उनके होठों की मुस्कान मगर धीमी नहीं पड़ी, क्योंकि अब ये अदाकारी तो उन्हें करनी ही थी। कमरे में आने के बाद उसने जांचती नज़रों से कमरा देखा। सफ़ेद मार्बल पर उसकी ब्लैक हील इधर उधर घूम रही थी। कमरे का थीम ग्रे कलर का था। दीवारें भी गिरे, पर्दे भी गिरे, बेड ग्राउंड और बेडशीट तक गिरे थी। ये कमरा जैसे उसी के लिए सेट किया गया था। कमरे में हर वो चीज़ रखी गई थी जो उसके मिजाज के खिलाफ थी। वो जानता था कि गिरे रंग से उसे कितनी चिढ़ है, मगर खैर, दामिल खानजादा, तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लो, मगर मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। मैं अपना हक लेकर रहूँगी, चाहे मुझे कितने ही चेहरे बेनकाब क्यों ना करने पड़े। वो बालकनी में आई तो कैक्टस के बेहिसाब पौधे उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। दामिल खानजादा, आखिर क्यों है तुम्हें हर उस चीज़ से मोहब्बत जिससे मुझे चिढ़ है? क्या रखा है इन कांटेदार पौधों में जिन्हें तुम अपने सीने से लगाए फिरते हो?
अरे तुम्हें क्या मालूम मायरा, ये पौधे हमें क्या पैगाम देते हैं। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं जानने में कि ये कांटेदार झाड़ियाँ हमें क्या पैगाम देती हैं, वो चिढ़कर बोली थी। तो दामिल खानजादा ने उसके सिर पर हल्की सी चपत मारी थी। मायरा, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हारे मामले में हद से ज़्यादा नरम हूँ, जबकि मुझे इस कैक्टस के पौधे जैसा होना चाहिए, थोड़ा सा खारदार। ये इश्क तो इंसान को बाकी महबूब के कदमों में गिरा देता है, सारी अना रेजा रेजा हो जाती है। वो अफसोस से बोला तो मायरा मुंह खोलकर उसे देखने लगी। क्या मतलब है आपका दामिल? खबरदार, जो कभी मुझ पर सख्ती की तो जान ले लूंगी आपकी। और भला मुझसे सख्ती क्यों करेंगे आप? क्योंकि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरी जैसी कोई भी नहीं है। आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, वो लाड से बोली तो दामिल हंसने लगा। मगर याद रखना, अगर कभी कोई भी गलती की तो माफ़ नहीं करूँगा तुम्हें, क्योंकि जिनसे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ उनके बारे में हद से ज़्यादा संजीदा होता हूँ। बालकनी की रेलिंग पर हाथ जमाए वो अतीत की किसी याद में बुरी तरह गुम हो गई थी। एक आंसू उसके आंख से टूटा और गाल पर लुढ़क गया। काश मैं 5 साल पहले फरार का रास्ता न अपनाती। काश मैं आपको सब कुछ बता सकती कि कसूरवार कौन था। आपकी नफरत सहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये 5 साल मैंने कैसे गुजारे ये मैं ही जानती हूँ दामिल, वो मुंह में बड़बड़ाई। अचानक उसकी नज़र गेट के बाहर पड़ी, जहाँ ब्लैक कलर की गाड़ी अंदर आ रही थी। फिर गाड़ी पोर्च में रुकी और कोई गाड़ी से बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। उसने अपना कोट उतारकर अपनी कलाई में पकड़ा और टाई की नोट ढीली करते हुए अंदर दाखिल हो रहा था, जबकि मायरा मायरा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। दूर से ही उसकी शख्सियत से निकलने वाला रौब और दबदबा उसे कांपने पर मजबूर कर रहा था। उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि जो शख्स पूरी तरह उसकी पकड़ में था वो अब उसकी तरफ देखना तक गवारा नहीं करता। वो अपने चेहरे को रगड़ती हुई वापस कमरे में आ गई। उसे बिल्कुल नॉर्मल हालत में नीचे डाइनिंग टेबल तक जाना था और दामिल की नफरत भरी नज़रों को बर्दाश्त भी करना था। माँ, आप अच्छी तरह जानती हैं कि उसका यहाँ आना कितना ख़तरनाक है। मैं तो उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। और आप कह रही हैं कि उसके स्वागत के लिए मैं बाहर क्यों नहीं निकली? मनाहिल बेहद झुंझलाहट का शिकार थी। अपने घुंघराले बालों में उंगलियां चलाती हुई वो कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। तुम क्या समझती हो, बेगम शहनवाज ने कच्ची गोलियां खेली हैं? अगर 5 साल पहले मैं ऐसे हालात पैदा कर सकती थी कि दामिल उसे हाथ से पकड़कर बाहर निकाल दे, तो क्या अब नहीं कर सकती ऐसे हालात? मगर मुझे तुम्हारी तरह चेहरे पर परेशानी सजाकर अपने दुश्मन को अपनी कमजोरी दिखाना नहीं आता, और इसीलिए मैं तुमसे भी कहती हूँ उसके साथ कोई भी पंगा मत लेना। वो बहुत बदल चुकी है, पहले वाली मायरा नहीं रही वो। मैं भी मनाहिल खानजादी हूँ, कोई आम नहीं। और सबसे बढ़कर दामिल लाला सारी दुनिया में सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें इस बार भी मायरा अली का नहीं होने दूंगी। उस लड़की ने मेरी खुशियाँ बर्बाद कर दी, मेरा चैन सुकून सब छीन लिया। मैं कैसे उसे अपना जान से प्यारा भाई सौंप सकती हूँ? वो इस बार मन ही मन सोचने लगी थी। वो अभी तक बालकनी में खड़ी थी जब उसे साथ वाले कमरे से हल्की सी आहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो क्या ये कमरा उसका था? बालकनी से उस कमरे का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दे रहा था। शीशे के ग्लास डोर से बालकनी की पार्टीशन की गई थी और डोर के दोनों तरफ इंडोर प्लांट सजे थे, जिनमें ज़्यादातर पौधे कैक्टस के ही थे। वो कमरे में दाखिल हुआ और अपना कोट सलीके से वार्डरोब में टांग दिया। फ्रेश होकर वो आईने के सामने खड़ा था, अपने चेहरे को देख रहा था जिस पर बेपनाह संजीदगी थी, और माथे पर वो बल जो आज ही पड़े थे, क्योंकि वो वापस आ चुकी थी। क्या वो उसके सामने इतनी नफरत का इजहार कर पाएगा? वही इंसान जिसकी मोहब्बत में वो कभी साबुन की टिकिया की तरह घुल गया था। एक सवाल उसके दिल के तंज की तरह उसके दिमाग ने मारा था, मगर जवाब अहंकार से आया था। हाँ, मैं करूँगा उससे नफरत का इजहार, क्योंकि वो इसी काबिल है। उसकी अना को जैसे तसल्ली सी मिली, अब उसे नीचे जाना था, क्योंकि डिनर वो हमेशा सबके साथ ही करता था। वो डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो ताया जान उसे देखकर कुर्सी से उठकर खड़े हुए। बच्चे, तुम खैरियत से पहुंच गई ना? उन्होंने उसके सर पर प्यार किया, माथा चूमा। जो भी था वो उनके मर चुके भाई की निशानी थी। नफरत अपनी जगह मगर फर्ज अपनी जगह। जी ताया जान, मैं बिल्कुल खैरियत से पहुंच गई, उसने जवाब दिया। ताया जान के आगोश में उसे अपने बाबा की खुशबू महसूस हुई तो आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे उसने गहरी सांस लेकर निगल लिया। वो इन सबके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। मनाहिल ने उसे सलाम करने की ज़रूरत तक महसूस नहीं की।
बल्कि अपनी प्लेट पर झुकी बेमन से खाने में लगी रही। वो भी अपनी जगह पर बैठ गई कि अचानक मनाहिल ने सिर उठाया। यहाँ मेरे लाला की जगह है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकती। लहजे में खुद ब खुद तलखी घुल गई थी, मगर वो भी मायरा अली थी। बड़े धड़ल्ले से उसी कुर्सी पर बैठ गई। आज से ये कुर्सी मेरी है, वो कहीं और बैठ जाए। उसके जवाब ने बेगम शहनवाज को चौंका दिया। वो सच में बदल गई थी। शहनवाज साहब ने मनाहिल को घूरा। बेटा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? मायरा इस घर में मेहमान है और हमारे यहाँ मेहमानों से अदब से बात की जाती है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा। तो मनाहिल तिलमिला गई मगर चुप रही। तो क्या ताया जान भी मुझे मेहमान ही समझती हैं? खैर, ये गलत फहमी जल्दी ही दूर हो जाएगी, वो मन ही मन सोच कर रह गई। अस्सलामुअलैकुम बाबा जानी। अचानक दामिल डाइनिंग हॉल में दाखिल हुआ। उसने बाप को सलाम किया और माँ के आगे सिर झुकाकर प्यार लिया। जीते रहो मेरे बच्चे, उन्होंने उसका सर चूमते हुए नरमी से कहा। मनाहिल एकदम से उछलकर उसके सीने से लग गई। लाला, वो चीज़ लाए हैं ना जो मैंने आपसे मांगी थी? उसने शरारत से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया। हाँ, लाया हूँ तुम्हारी पसंद की चीज़, मगर पहले आराम से खाना खाओ। उसने नरमी से उसे झिड़क दिया और बिना किसी और पर ध्यान दिए शाहनवाज साहब के पास वाली कुर्सी पर बैठ गया। लाला, आते ही आपकी जगह किसी ने ले ली है, जहाँ आप हमेशा बैठते हैं, बाबा जान के ठीक सामने। मनाहिल ने मुंह बनाया। दामिल ने एक नज़र सामने बैठी उस लड़की की तरफ डाली और उसी पल मायरा ने भी अपनी कांच सी आंखें उसकी भूरी आंखों में गाड़ दी। दोनों की नज़रें बस एक लम्हे के लिए मिली थीं। दामिल की नज़रों की तासीर इतनी गहरी थी कि मायरा ने तुरंत सिर झुका लिया, मगर चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। किसी की जगह पर बैठ जाने से कोई दिल में जगह नहीं बना लेता मनाहिल, तो ज़्यादा चिंता मत करो। उसकी बात और अंदाज ने मायरा को अंदर तक झुलसा दिया। मैं किसी की जगह यहाँ लेने नहीं आई मिस्टर दामिल खानजादा, मैं तो बस अपनी जगह पर वापस आई हूँ जो मुझसे छीन गई थी। और आप सबको बता दूँ कि मैं यहाँ मेहमान बनकर हरगिज नहीं आई। दादा जान ने वसीयत में यह हवेली आधी मेरे नाम करवाई थी। आप सब भूल गए हैं, मगर मैं नहीं भूली। ये घर जितना आपका है उतना मेरा भी है। आज के बाद मुझसे मेहमानों जैसा बर्ताव मत कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता मुझे। उसने अंदाजे बेपरवाही से कंधे उचकाकर कहा और फिर से खाने में ध्यान लगाने लगी, मगर बाकी सबकी भूख प्यास उड़ चुकी थी। तुम जानती हो किस दादा की बात कर रही हो? उसी की जिनकी जान तुमने खुद ली थी। अगर वो तुम्हें जानते होते तो कभी इतना बेवकूफ़ी भरा फैसला न करते, मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें भी और तुम्हारे मकसद को भी। यह हवेली हमारे ख़ानदान की जागीर है, हमारी विरासत है। इस तरह किसी के कहने से कोई गैर ख़ानदान की लड़की इस पर अपना हक नहीं जमा सकती। दामिल खान ने बगैर किसी लाग लपेट के अपने सर्द लहजे के तमाचे उसके चेहरे पर मार दिए कि मायरा अंदर तक सुलग उठी थी। दामिल खानजादा, मैं अभी जिंदा हूँ, ये फैसला मैं कर सकता हूँ, तुम इसमें ना बोलो तो अच्छा है। शाहनवाज खान ने उसे डांट दिया। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, तुम चाहो या ना चाहो ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इसे मान चुका हूँ। मायरा का जो भी हक है मैं उसे देकर रुखसत करूँगा, यह हमारे ख़ानदान की इज्जत है। अच्छा हुआ कि उसे खुद ही एहसास हो गया कि उसे वापस लौट कर आना चाहिए। हमारे ख़ानदान की लड़कियां बाहर यूं अकेली रहें, मैं इस हक में नहीं था। शाहनवाज खान ने फिर से अपने लहजे का रौब झाड़ा तो दामिल एकदम से ठंडा पड़ गया था। वो अपने बाप के सामने चूं भी नहीं करता था। एक दुनिया दामिल खानजादा के रौब और दबदबे से खौफ खाती थी, मगर वो सिर्फ और सिर्फ शाहनवाज खान के रौब में आता था। मगर उसने जो कुछ कहना था कह लिया था और इतना ही काफ़ी था फ़िलहाल। मगर मायरा सोच कर आई थी उसे दामिल खानजादा के साथ साथ हर उस चीज़ पर ज़बरदस्ती अपना कब्जा जमाना है जो उसकी थी। जी ताया जान, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे देर से समझ में आया कि जो चीज़ मेरी है मुझे उसी के पास जाना चाहिए। जैसे ये आधी हवेली भी मेरी है, मेरे नाम है, और एक और चीज़ भी मेरी थी, मुझे वो भी चाहिए। उसने दामिल खानजादा की तरफ देखते हुए कहा तो वो चौंक कर उसे देखने लगा। इतनी हठधर्म वो कब से हो गई थी? बच्चे, इस हवेली के बराबर तुम्हें हिस्सा बाहर की ज़मीनों से मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो। मैं अपने भाई का हक खाने वालों में से नहीं हूँ, खुदा को मुँह दिखाना है मुझे। अब ये आधी हवेली तुम्हारी है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम इसके अंदर दीवार खड़ी कर दोगी, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मगर मायरा बहुत गंभीर थी, वो सब कुछ सोच समझ कर आई थी। ताया जान, दीवार खड़ी हो भी सकती है अगर मेरे और दामिल खानजादा के बीच की दीवार नहीं गिराई गई तो।
उसने इतने नॉर्मल लहजे में कहा कि वहां मौजूद हर शख्स मुंह खोले उसे देखने लगा। आखिर ये बात किस तरफ जा रही थी? क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहती हो तुम? और दामिल खान का यहाँ क्या जिक्र? वो किस्सा तो कब का ख़त्म हो चुका ना। नुसरत बेगम ने हैरत से उसे देखा। हमारा किस्सा कभी ख़त्म नहीं हो सकता ताईजान, क्योंकि हमारी बचपन के ही रिश्ता तय था। आपने मुझे रुखसत करने की बात बिल्कुल ठीक कही ताया जान, मगर यह भी पूछ लीजिए कि मैं रुखसत किसके साथ होना चाहती हूँ। उसका अंदाज अब भी बिल्कुल सामान्य था। मुझे लगता है अमेरिका में रहकर तुम हमारे ख़ानदान की रिवायतें भूल गई हो मायरा अली खान। मगर मैंने कहा ना कि अगर तुम ख़ानदानी होती तो ज़रूर ख़ानदान की रिवायतों को याद रखती। कोई भी लड़की अपने मुंह से बड़ों के सामने इतनी बेशर्मी से किसी लड़के पर हक नहीं जता सकती। वो एकदम से लाल पड़े चेहरे से बोला, मैं किसी गैर लड़के पर हक नहीं जता रही, बल्कि उस पर जता रही हूँ जो मेरा सबसे ज़्यादा अपना था, जो ज़बरदस्ती मुझसे छीन लिया गया। तब मुझे अपना हक लेना नहीं आता था, मगर अब आता है और मैं लेकर दिखाऊंगी सबको। वो इतने ठोस लहजे में बोली कि सब लोग सन्न रह गए। खाना जिस सुकून भरे माहौल में शुरू हुआ था, उसी सुकून से ख़त्म नहीं हुआ था। वो अपने कमरे से लगी बालकनी की रेलिंग पर हाथ जमाए खड़ा था। उसकी उभरी रगें उसके गुस्से का पता दे रही थीं। वो आज उस लड़की से नहीं मिला था जिसे वो जानता था। वो एक बिल्कुल अलग लड़की बन चुकी थी। आखिर क्या सोचकर आई थी वो यहाँ? उसका मकसद क्या था? 5 साल पहले जो कुछ उसने किया था, क्या वो काफ़ी नहीं था जो अब फिर से दामिल की ज़िंदगी में आग लगाने आ गई थी? अचानक उसने दाईं तरफ मुड़कर देखा। बालकनी के लगे उस ग्लास डोर के पार वो भी उसी पोजीशन में खड़ी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून था। दोनों के बीच शीशे की दीवार थी। मायरा ने भी उसका ध्यान महसूस करके उसकी ओर देखा। शीशे के पार वो पत्थर बना खड़ा था। वो उस गिलास डोर के करीब आई और अपनी उंगली से दरवाज़ा बजाया, क्योंकि वो साउंड प्रूफ था और शायद मायरा उसे कुछ कहना चाहती थी। दामिल एकदम से चलता हुआ शीशे के दरवाजे के करीब आया। कुछ लम्हे वो उसे नफरत और गुस्से से देखता रहा और फिर उसकी चटकनी खोल दी। शायद उसका दिमाग सही करना चाहता था। वो दरवाज़ा क्रॉस करके कदम कदम उसकी तरफ बढ़ी थी। दिल में बेपनाह खौफ था, मगर ये फैसला वो न्यूयॉर्क से करके ही आई थी। उसे उसी पर कायम भी रहना था। क्या चाहती हो तुम? क्यों वापस आई हो? हिस्सा चाहिए ना तुम्हें अपना? बोलो, क्या कीमत लोगी हमारी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने की? एक बार बता दो, ताकि मैं चेक काटूं और तुम्हारे मुंह पर दे मारूं और तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो इतनी नफरत से बोला कि मायरा को अपना सांस रुकता सा महसूस हुआ। इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे कि मुझे अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जाने को कह रहे हैं? क्या मुझसे लड़ोगे नहीं? इतनी आसानी से मुझे मेरा हक दे दोगे? वो जो सोच रही थी कि दामिल खानजादा इतनी आसानी से हवेली और जायदाद में उसे हिस्सा नहीं देगा, शायद वो गलत थी। तुमसे क्यों लड़ूंगा मैं मायरा? क्योंकि जो तुम्हारा है वो तुम्हें ही मिलना था। मैं किसी अनाथ का हक खाने वालों में से नहीं हूँ। और रही बात नफ़रत की, तो मैं तुमसे नफ़रत नहीं करता, क्योंकि तुम तो मेरी नफ़रत भी डिज़र्व नहीं करती। ये कहकर वो ठंडे लहजे में आगे बोला, ये हवेली तो तुम्हें नहीं मिलेगी, मगर इसकी दोगुनी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम अभी के अभी करने को तैयार हूँ। बस आगे से मेरे सामने मत आना और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाना। मायरा ने कोई और भी हक मांगा था, मिस्टर दामिल खानजादा, जो सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता। वो ढिठाई से बोली, हाउ डे यू मायरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? मैं जानता हूँ जहाँ से तुम आई हो ना, वहाँ पर ऐसी बातें करना कोई अनोखी बात नहीं। लड़कों के साथ पार्टियां करना, ड्रिंक करना, उनके साथ डेट करना, ये सब आम है। मगर मैं ऐसी किसी भी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करूँगा जो कैरेक्टरलेस हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि दामिल खानजादा इतना गिरा हुआ है कि ऐसी किसी लड़की के बारे में सोचेगा भी? वो जहर में डूबे तीर उसके सीने में मारता चला गया और मायरा के वजूद के परखच्चे उड़ गए। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो उससे इतना बदगुमान हो चुका है। वो जो सोच कर आई थी कि उसे पाकर ही दम लेगी, यही तो वो हक था जिसके लिए वो अमेरिका से वापस आई थी। मगर दामिल खानजादा बहुत दूर जा चुका था। मैंने कहा था ना कि तुम मेरी नफ़रत सह नहीं पाओगी मायरा अली खान। चली जाओ यहाँ से, यही तुम्हारे भले में बेहतर होगा। वो एक एक शब्द चबाकर बोला। वो रुका नहीं, बल्कि अपने कमरे में चला गया और बालकनी का खुलता दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। मायरा एकदम से काँप कर रह गई। काश 5 साल पहले वो उसे छोड़कर ना गई होती तो शायद अब तक उसकी बदगुमानी दूर कर चुकी होती। मगर अब क्या फ़ायदा था?
वो कभी उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। 5 साल पहले ये खान हवेली का मंजर था। दूर से देखने पर लगता था जैसे हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया हो। कुमकुमों की लड़ियां हवेली की ऊंची दीवारों से नीचे तक किसी झरने की तरह गिर रही थीं। इस हवेली में दिलावर खान के 2 बेटे अपनी बीवियों और अपने अपने बच्चों के साथ रहते थे। सबसे बड़ा बेटा शाहनवाज खान और उनकी बेगम नुसरत खान थे, जिनका एक बड़ा बेटा दामिल खानजादा और उससे छोटा सजावल खानजादा था। एक बेटी मनाहिल खानजादी थी, जो सबकी लाडली 17 साल की थी। वो फूलों की पत्तियों की बड़ी थाल लिए सीढ़ियां उतरती नजर आ रही थी। इस हवेली में 1 हफ्ते के बाद दामिल खानजादा की शादी थी, जिसकी तैयारियां 1 महीने पहले से ही शुरू हो चुकी थीं। वो सबका चहीता था, सबसे हैंडसम और मिस्टर परफेक्ट इंसान, जिसका दिल मायरा के लिए धड़कता था बचपन से ही। मायरा दिलावर खान के छोटे बेटे करामत अली खान की इकलौती और बेहद मॉडर्न और नखरे वाली बेटी थी। करामत अली खान ने खानदान से बाहर जहरा बेगम से शादी की थी, जो अमेरिका में रहती थीं और इंडिया आई थीं। करामत अली उन पर इस कदर मर मिटे कि खानदान की नाराजगी मोल लेकर जहरा को अपना लिया, मगर वो शहर की रहने वाली थीं, गांव में कम ही आती थीं। करामत अली ने भी उन्हें शहर में ही बसाया हुआ था। मायरा भी शहर में ही पैदा हुई और वहीं पली बड़ी, इसीलिए वो थोड़ी मॉडर्न और थोड़ी जिद्दी थी। हवेली में कभी कभार ही आती थी। 26 साल का दामिल खान, जो मायरा से 7 साल बड़ा था, उसे शुरू से ही पसंद करता था। वो भी शहर में पड़ा था, मगर उसने मायरा से अपनी मोहब्बत का इजहार तब किया जब वो 18 साल की हो गई थी। करामत अली के गुजर जाने के बाद शाहनवाज ने मायरा और जहरा को हवेली बुला लिया था। दामिल उससे बहुत अटैच हो गया था। वैसे तो उसे गांव के जागीरदार और सरदार टाइप लोग पसंद नहीं थे, मगर दामिल की पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो चाहकर भी इनकार न कर पाई। और फिर दोनों की 1 ही साल की तूफानी मोहब्बत के बाद जब वो 19 साल की हुई तो दिलावर खान ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया, क्योंकि मरते वक्त करामत अली अपनी बेटी की सरपरस्ती उन्हें सौंप कर गए थे। वैसे भी बचपन से ही मायरा और दामिल एक दूसरे से जुड़े हुए थे, इसीलिए अब उनकी शादी कर दी जानी थी। और इस तरह हवेली में शादी की जबरदस्त तैयारियां जोरों पर थीं। बेगम शहनवाज को मायरा का मॉडर्न लाइफ स्टाइल पसंद नहीं था, मगर बेटे की खुशी के आगे वो खामोश हो गईं और सबकी रजामंदी से ये रिश्ता तय पाया गया। दामिल के तो पांव जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। उसने मायरा की संगत के ख्वाब तब से अपनी आंखों में सजाए थे जब वो मोहब्बत शब्द से वाकिफ हुआ था। धीरे धीरे उसने मायरा को इस कदर अपना दीवाना बना लिया कि अब वो उसके बिना सांस तक नहीं लेती थी। जहरा बेगम करामत अली की मौत के बाद से ही शहर से वापस हवेली आ गई थीं और अब उन्हें हमेशा के लिए यहीं रहना था। और मायरा को भी बस दामिल की संगत चाहिए थी। उसके लिए वो हमेशा हवेली में रहने को भी तैयार थी। वो कमरे से लगी बालकनी से नीचे झांक रही थी। वो अभी तक ऑफिस से नहीं लौटा था। दिलावर खान की फैक्ट्री का सारा काम वही संभालता था, इसीलिए उसे रोज शहर जाना पड़ता था वहाँ के कामकाज देखने के लिए। आज भी रात के 10 बज चुके थे, मगर वो अब तक नहीं आया था और मायरा गुस्से से भरी बैठी थी। आज तो दामिल के बच्चे को अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। समझते क्या है वो, जैसे पूरे जहां में वही सबसे ज्यादा बिजी हैं। वो खुद से बड़बड़ाती झुंझलाहट में भरी बैठी थी और तभी उसने गेट के बाहर एक गाड़ी रुकते देखी, मगर वो दामिल की नहीं थी। वो जरा सा चौंकी, ये कौन आया है इस वक्त। इससे पहले कि वो कुछ सोचती, अचानक मनाहिल बड़ी सी चादर ओढ़े गेट पार करके बाहर निकल गई। उसने इधर उधर देखा और फिर गाड़ी में बैठ गई। मायरा को जैसे बिजली का करंट लगा। ये मनाहिल इस वक्त कहाँ जा रही है और किसके साथ। वो नीचे जाकर पता लगाती, उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी थी। अब उसे दामिल की चिंता से ज्यादा मनाहिल की फिक्र सताने लगी थी। रात के 10 बजे इस तरह छिपकर कौन जाता है। उसे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी थी। थोड़ी ही देर में दामिल की गाड़ी गेट के अंदर आई तो वो भागती हुई पोर्च में पहुंची। सारी नाराजगी जैसे भूल चुकी थी। वो गाड़ी से उतरा, कोट उतारते हुए मुस्कुराया। मायरा ने उसका कोट पकड़ लिया। बहुत बेपरवाह लड़की हो तुम, शादी में 1 हफ्ता रह गया है और तुम यहाँ वहाँ घूम रही हो। वो उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोला और अंदर बढ़ गया। आप भी कुछ कम नहीं है। अगर मैं ना आती तो आप चुपके से मेरे कमरे में चले आते। वो जवाबी मुस्कान के साथ बोली तो दामिल के चेहरे पर रंग बिखर गए। उसे अब भी यकीन नहीं आता था कि मायरा अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी। अच्छा, एक अच्छी सी चाय बनाकर लाओ, ऊपर कमरे में साथ में पीते हैं। वो नरमी से बोला और ऊपर चला गया। मगर मायरा को अब भी मनाहिल की बात परेशान कर रही थी। वो आखिर गई कहाँ थी। जब वो चाय लेकर कमरे में आई तो दामिल फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला था।
उफ, यकीन नहीं होता कि इतना डैशिंग मर्द अब हमेशा के लिए मेरा होने वाला है। वो शरारत से बोली तो दामिल ने उसकी नाक पर हल्की सी चुटकी ली। मायरा ने उसे चाय का कप पकड़ा दिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। दूर हटो मायरा, अभी मैं तुम्हारे लिए ना महरम हूँ। इस तरह करती हो तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। कुछ शरारत करने का मन करता है जो मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि गलती से भी तुम्हें थोड़ा सा छू लिया तो खुद पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो धीमे स्वर में बोला तो मायरा की रूह तक सराबोर हो गई। आप जैसे पत्थर दिल आदमी इतनी आसानी से बहकते नहीं, बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है आप। पता नहीं शादी के बाद पास आने भी देंगे या नहीं। वो नखरे से बोली तो दामिल मुस्कुरा कर बोला, पहले शादी तो होने दो, फिर बताऊंगा तुम्हें कि पास आने नहीं देता या फिर पास से हटने नहीं दूंगा। मुझे समझ नहीं आता दामिल, आपने मुझे पसंद कैसे कर लिया? आपको तो 7 पर्दों में छिपी शर्मीली सी लड़की सूट करती है। वो उसे छेड़ते हुए बोली। दामिल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मोहब्बत सोच कर तो नहीं की जाती मायरा। अगर सोच कर करता तो शायद ऐसी ही लड़की ढूंढता जिसे किसी मर्द ने देखा तक ना हो। उसकी बात सुनकर मायरा ठिठक गई। ओह, तो अफसोस कि आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। आप ढूंढ लीजिए ऐसी कोई लड़की, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। वो रूठे रूठे लहजे में बोली और जाने लगी। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? दामिल ने अचानक ही उसका हाथ थाम लिया। तुम मेरे लिए उस लड़की से भी ज़्यादा कीमती हो मायरा, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और उस दिल में मोहब्बत है तो सिर्फ मेरे लिए। अगर तुम्हारी आंखें किसी और को प्यार से देखती हैं तो वो चेहरा मेरा है। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए जो अपने जज्बातों में सच्ची और साफ हो। अच्छा, फ़र्ज करें कि मैं आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ आपकी मोहब्बत देकर शादी के लिए हाँ की है, मेरे दिल में कोई और बसा है, तो क्या आप मुझे अपना लेंगे? मायरा ने बस उसे छेड़ने के लिए कहा था, मगर दामिल का चेहरा तमतमा गया। जान ले लूँगा तुम्हारी, अगर दोबारा ऐसी बात की तो अब जाओ, जाकर सो जाओ। 1 हफ्ते तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अब बारी उसकी नाराज़गी की थी। मायरा का दिल जैसे थम सा गया। वो सारी दुनिया को नाराज़ कर सकती थी मगर दामिल को नहीं। अच्छा ना, सॉरी, मजाक कर रही थी। वो उसे मनाने वाले अंदाज में बोली। जानता हूँ कि मजाक था, मुझे अपनी मोहब्बत पर मान है। वो उसके माथे को होंठों से छू गया। अब जाओ प्लीज़, वरना कुछ और भी कर जाऊँगा। वो बेबसी से उसके गुलाबी होंठों को फोकस करते हुए बोला तो मायरा के चेहरे पर लाली दौड़ गई। वो सचमुच तय कर चुकी थी कि 1 हफ्ता उसे दिखेगी भी नहीं। अपने कमरे में गई तो अचानक से ही उसे फिर से मनाहिल का ख्याल आया। ओह गॉड, मुझे उसे कॉल करनी चाहिए। अगर दामिल को पता लग गया तो न जाने क्या करेगा वो फ़ोन मिलाने लगी, मगर फ़ोन मनाहिल ने नहीं किसी और ने उठाया था, और वो जुबैर शाह था, उनका दुश्मन, उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का बेटा। मायरा एकदम से कांप उठी। कौन हो तुम और मनाहिल कहाँ है? उसने डरते हुए पूछा। मेरी जान, मनाहिल मेरे पास है। फिलहाल तो मैंने उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा तुम्हारी चाह है। अगर तुम अभी और इसी वक्त यहाँ नहीं आई, वो भी अकेली, तो कल खान हवेली में एक बेआबरू जिंदा लाश पहुँचेगी, वो भी मनाहिल की। जुबैर की धारदार आवाज़ ने मायरा की रगों में खून जमा दिया, और फिर फ़ोन में मनाहिल की रोती हुई आवाज़ आई। भाभी प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भाई को पता लग गया कि मैं उनके दुश्मन से रात को मिलने आई थी तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, नफरत करेंगे मुझसे। प्लीज़ भाई को कुछ मत बताना, वरना मैं अपनी जान ले लूँगी। मायरा अजीब सी दुविधा में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मैं अकेली आऊँगी, वो उसे दिलासा दे रही थी। और सुनो, मुझे वो फाइल चाहिए जिस पर तुम्हारे उस आशिक ने मेरे बाप से ज़बरदस्ती दस्तखत करवाए थे और हमारी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा कर लिया था। वो फाइल मुझे वापस दे दो, मैं मनाहिल को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। जुबैर की बात सुनकर मायरा जैसे पत्थर बन गई। उसे मनाहिल पर हैरानी हो रही थी कि वो अपने दुश्मन के साथ कैसे जा सकती है। वो अच्छी तरह जानती थी कि दामिल और जुबैर के बीच कितनी गहरी दुश्मनी है, मगर अब ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। उसे हर हाल में अपने परिवार की इज्जत बचानी थी। उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसे हर हाल में उस मासूम मनाहिल को बचाना था, जो न जाने कैसे जुबैर शाह के जाल में फंस गई थी। वो जानती थी कि दामिल गुस्सा करेगा, मगर वो उसे संभाल लेगी। खुद को तसल्ली देती वो उस आग के दरिया में कूद गई, मगर उसे नहीं पता था कि इसी आग में उसकी सारी खुशियां जलने वाली हैं। वहां जाने से पहले उसने सजावल खान को मैसेज कर दिया था, जो दामिल का छोटा भाई था और मायरा का दोस्त भी। दामिल से बहुत अलग इंसान था। उसने सोचा कि किसी को भी
तो बताना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो जुबैर शाह फाइल भी ले ले और उन दोनों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अपनी तरफ से उसने समझदारी दिखाई थी। वो जब उसके डेरे पर पहुंची तो फाइल उसके हाथ में थी। उसने जुबैर शाह के मुंह पर फेंक दी। ये लो, जो तुम्हें चाहिए था मिल गया है तुम्हें। अब मनाहिल को मेरे हवाले कर दो, वरना अगर दामिल को पता लगा तो वो तुम्हें जमीन में गाड़ देगा। मायरा गुस्से से फुनकारती बोली तो वो जोर से हंसा। आज ही तो मौका मिला है पुराने हिसाब किताब निपटाने का। अगले हफ्ते शादी है ना तुम्हारी उससे, मगर उससे पहले सुहागरात तो मैं मनाऊंगा तुम्हारे साथ। मनाहिल तो अभी छोटी है, उसके साथ तो मजा नहीं आएगा, मगर तुम तो पूरी आइटम बम हो। आज देखता हूँ दामिल खान कैसे सिर उठाकर जिएगा। वो मायरा पर झपटा तो मायरा बौखला गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना नीच इंसान निकलेगा। जुबैर उसे जबरदस्ती पकड़कर अंदर ले जा रहा था जब पीछे से गरजती आवाज आई, छोड़ दो उसे कमीने इंसान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान की इज्जत पर नजर डालने की। वो सजाबल खान था जो उसे ललकार रहा था। मायरा के दिल को एकदम सुकून मिला। जुबैर उसकी तरफ पलटा। अरे वाह, अपने होने वाले शौहर पर भरोसा नहीं था जो देवर जी को बुला लिया, मगर आज ही तो मौका मिला है मुझे सारे हिसाब चुकाने का। ऐसा बदला लूंगा कि पूरा खानदान कयामत तक याद रखेगा। ये कहते ही उसने जेब से पिस्तौल निकाली। मायरा का सांस रुक गया। सजाबल ने भी जेब से पिस्तौल निकालकर उसकी तरफ तान दी। छोड़ दो उसे, वरना मैं गोली चलाने से पहले ये नहीं सोचूंगा कि तेरे सीने के आर पार जाएगी या तेरी खोपड़ी के। तुम जैसे नामर्द को तो मर ही जाना चाहिए। सजाबल गुस्से में चिल्लाया तो जुबैर के खून में उबाल आ गया। आज तुझे अपनी मर्दानगी दिखाता हूं मैं। ये कहते ही उसने सजाबल खान पर गोली चला दी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। मायरा को लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक गई हो। उसका दोस्त, उसका हमदर्द उसकी आंखों के सामने जमीन पर गिर पड़ा, सिर्फ उसकी गलती की वजह से। वो इतनी जोर से चीखी कि पेड़ों में छिपे परिंदे उड़ गए। मनाहिल भी दौड़ती हुई वहां आ पहुंची। उसने पहले सजाबल को देखा, फिर मायरा को। तुमने मरवाया है मेरे भाई को, मैं तुम्हारी खुशियों को आग लगा दूंगी। वो उसके कंधों को झकझोरती रही जबकि जुबैर वहां से भाग चुका था और मायरा बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ी। अगर ये सपना था तो खुदा करे वो नींद से जाग जाए, उसने दुआ की थी। खान हवेली में एकदम मातम छा गया। पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल गई कि दामिल खान की होने वाली बीबी उसी के दुश्मन के साथ घर से भाग गई और सजावल खान जो उसके पीछे गया था वो मारा गया। मायरा के सदमे में अब तोहमतों का भी इजाफा हो गया था, मगर वो इतनी सदमे में थी कि किसी को सफाई तक न दे सकी। तामिल खानजादा की आंखों में जैसे खून उतर आया था। अपने जान से प्यारे भाई को खोने का दुख एक तरफ और मोहब्बत में धोखा मिलने का सदमा दूसरी तरफ। वो आधा पागल हो गया था। और मनाहिल जिसके लिए मायरा ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, वही अब उसे अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहरा रही थी। बेगम शहनवाज का बस नहीं चल रहा था कि दोनों माँ बेटी को घर से निकाल दें। एक हफ्ते के बाद दामिल उसके कमरे में आया था। वो बिल्कुल खामोश बैठी थी। आज उसकी बारात आने वाली थी। उसे दामिल खान की दुल्हन बनना था। उसने उम्मीद और दर्द से दामिल को देखा। एकदम से उठकर उसके सामने आई। दामिल प्लीज ऐसे मत देखिए मुझे। तो फिर कैसे देखूं तुम्हें? और देखूं भी क्यों? हाँ, तुमने मेरे दिल को आग लगा दी मायरा। मेरे जज्बातों का कत्ल कर दिया, पूरे खानदान को तबाह कर दिया। क्यों गई थी तुम उसकी गाड़ी में बैठकर रात के अंधेरे में? तुमने कहा था ना, फर्ज करो दामिल, अगर मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत नहीं करती तो काश तुम उसी रात बता देती कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे भाई की जान ली। बोलो, बताओ मुझे, मैं अब भी तुम्हें सुनना चाहता हूँ। दुनिया जो भी कहे, मगर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ मायरा। क्यों गई तुम मेरे दुश्मन की गाड़ी में बैठकर, क्यों? वो सवाल पर सवाल कर रहा था और मायरा बस खामोश जड़ सी बनी उसे देख रही थी। वो उसकी मोहब्बत पर शक कर भी कैसे सकता था भला? क्या उसे सच्चाई बता देनी चाहिए कि उसकी बहन थी सबके पीछे? मगर वो बहुत छोटी है। दामिल एक भाई को खो चुका है। क्या वो बहन को खोने का सदमा बर्दाश्त कर लेगा? वो कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, मगर होंठ खामोश थे। वो दामिल को उसकी बहन से बदगुमान नहीं कर सकती थी, उसे और नहीं तोड़ सकती थी जो पहले ही बहुत टूट चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सजावल की मौत का कसूरवार खुद को ठहराती थी। एक आंसू टूट कर उसकी आंख से गाल पर फिसल आया था। आई एम सो सॉरी दामिल खान, मैं आपकी उम्मीदों पर पूरी नहीं उतर पाई। आप मुझसे मोहब्बत करने में आज़ाद हैं, क्योंकि मैं इसी काबिल हूँ। उसने ना अपने जुर्म की सफाई दी और ना ही अपनी बेगुनाही की कोई दलील पेश की, मगर दामिल खानजादा को
सारे जवाब मिल चुके थे। एकदम से उसकी आंखों में गुस्सा उभर आया। कह दो कि ये सब झूठ है, मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूँगा, मगर मुझे इस तरह से मत तोड़ो प्लीज़। वो बेबसी की इंतहा पर था। इससे पहले कि वो कुछ भी कहती, अचानक मनाहिल दंदनाती हुई कमरे में आ गई। भाई, इसी ने हमारे भाई को मरवाया है। इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। ये डायन है। हमारी खुशियाँ निगल गई, आपकी इज्जत का जनाजा निकाल दिया। हमारे ही दुश्मन के साथ रात के अंधेरे में मुंह काला करने गई थी। इसे हमारी हवेली से निकाल कर बाहर करिए। जब जब मैं इसे देखूंगी मुझे मेरा भाई याद आएगा। और मायरा बिल्कुल मुंह खोले मनाहिल को देख रही थी। उसे उसकी सख्ती पर सदमा सा लगा। उसने तो मनाहिल को बचाने के लिए खुद को गुनहगार साबित कर दिया था, मगर शायद उसने गलत किया था। पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि दामिल खानजादा अब कोई भी सफाई और दलील सुनने के मूड में नहीं था। मनाहिल ने उसके शक पर यकीन की मोहर लगा दी थी। दिलावर खान, जिनका ये फैसला था कि उनका पोता दामिल खान और मायरा को एक होना चाहिए, वो शायद अपनी सोच पर ही शर्मिंदा हो गए थे। उन्हें इतना गहरा सदमा लगा कि उनकी जान ही चली गई। खान हवेली बिल्कुल टूट गई थी। मायरा को अब अचानक ही बड़ी हवेली अपने लिए तंग महसूस होने लगी। बाप को तो वो पहले ही खो चुकी थी, आज उसने दामिल खानजादा को भी खो दिया था और अपने जान से प्यारे दादा जान को भी। अब उसका इस हवेली में क्या काम था भला? इससे पहले कि दामिल खानजादा उसे हाथ से पकड़कर खुद ही हवेली से बाहर करता, वो अपनी माँ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से रात के अंधेरे में हवेली छोड़कर चली गई थी, और वो भी अमेरिका। उसे यहाँ रहकर दामिल की नफरत नहीं सहनी थी। वो ये तय करके गई थी कि वो कभी वापस नहीं आएगी। मगर वहाँ अमेरिका में 3 साल गुजारने के बाद जब जहरा बेगम का इंतकाल हो गया तो वो बहुत अकेली हो गई। उसे रह रहकर पछतावा हुआ कि काश वो एक बार दामिल खान को सच्चाई बता सकती। आखिर उसने क्यों उसे छिपाया? 2 साल और वहाँ गुजार कर आखिर 5 साल बाद उसने हवेली जाने का फैसला कर लिया। शायद अब वो दामिल खान को सब कुछ सच बताने का हौसला रखती थी, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि दूसरों को बचाते हुए उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, और वो बहुत तन्हा हो गई थी। मगर नहीं जानती थी जब वो वापस आएगी तो दामिल खान की नफरत में कई गुना इजाफा हो चुका होगा। आज जब वो उसे नफरत का इजहार करके अपने कमरे में जा चुका था तो वो उस बालकनी में अकेली रह गई। क्या उसे फिर से वापस चले जाना चाहिए, जिस तरह से 5 साल पहले गई थी, या फिर यहीं रहकर वो दामिल खान की नफरत सहती रहेगी और उस नफरत की मोहब्बत में बदलने का इंतजार करती रहेगी? उसे ये फैसला जल्द से जल्द करना था। जी ताया जान, आपने मुझे बुलाया? वो शाहनवाज खान के कमरे में आई तो वो उसी का इंतजार कर रहे थे। हाँ बच्चे, इधर आओ, मेरे पास बैठो। वो उनके पास सोफे पर बैठ गई। देखो बच्चे, जो बात तुमने कल रात खाना खाते हुए की थी ना, मैं उसी के बारे में सोच रहा था। उस वक्त तो तुम्हारी बात मुझे बुरी लगी थी, मगर अब मैंने हर पहलू पर गौर किया है तो इतना गलत भी नहीं। तुम मेरे भाई की बेटी हो, जो मुझे जान से ज़्यादा प्यारी हो, और इसीलिए अतीत में तुमने जो कुछ भी किया हो, मगर तुम उस पर नादिम हो, और मैं तुम्हें खुले दिल से माफ़ करने को तैयार भी हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा और दामिल खान का निकाह कर दिया जाए। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। दामिल की तुम फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूँगा। और रही बात तुम्हारी, तो तुम अपने मुंह से कह चुकी हो कि तुम्हें दामिल खान ही अपने लिए चाहिए, इसीलिए फिक्र मत करो, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा। मायरा को लगा जैसे वो गलत सुन रही हो। कुछ लम्हे तो वो बोल ही नहीं पाई। अगर वो दामिल खानजादा की नफरत में बुझी बातें सुनकर ना आई होती तो शायद फौरन इनकार कर देती, क्योंकि वो इसी के लिए तो आई थी। मगर क्या वाकई उसकी नफरत में कोई कमी आ जाएगी, या सारी उम्र वो उसे यकीन दिलाने में ही गुजार देगी? ताया जान, आपका ये फैसला काफ़ी समझदारी भरा है, और इसके पीछे वजह भी मैं जानती हूँ। आप शायद चाहते हैं कि ख़ानदान की विरासत का यूँ बंटवारा न हो जो मुझे मेरा हिस्सा देने की सूरत में हो जाएगा। खैर, आपका जो भी मकसद है अपनी जगह सही है, मगर आप दामिल खान से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो आपका ये फैसला सुनकर ज़मीन आसमान एक कर देगा। तुम इस बात की फ़िक्र छोड़ो, इस जुम्मे को तुम्हारा दामिल खान से निकाह है, और मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं। इसीलिए बच्चे, तुम अपनी तरफ से तैयारी रखो। मैं वाकई नहीं चाहता कि मेरे भाई की विरासत किसी गैर खानदान में जाए। इसके लिए मैं तुम्हारी हर गलती माफ़ करने को तैयार हूँ। ताया जान, मैंने कोई गलती नहीं की, और मैं ये साबित करके रहूँगी कि गुनाह किसने किया था और सज़ा किसे मिली। उसके दिल पर बहुत बोझ था जो उसे सोने नहीं देता था। बेचैनी में उसकी आंखें नम हो आईं तो शाहनवाज खान कुछ पल उसे देखते रहे।
तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे बच्चे, ना ही कभी दामिल खान को कोई वजह समझा पाओगी, क्योंकि वो नया सदमा सहन नहीं कर सकेगा। हमारा ये पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। बस मिटा दो इस बात को, और उसके साथ अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है इसके बारे में सोचो, क्योंकि वो तुम्हें कभी ना कभी माफ़ कर देगा। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, मगर मनाहिल को माफ़ नहीं करेगा। समझ रही हो ना मेरी बात? ताया जान की बात ने मायरा के रगों में खून जमा दिया। वो सदमे में इतनी गिरी कि सांस तक नहीं ले पाई। आप जानते थे ताया जान? मुश्किल से उसके होंठों से निकला, और फिर अनायास आंसुओं का सैलाब उसकी पलकों को पार करके बहा। हाँ, मैं जानता हूँ, मगर तब तक तुम जा चुकी थीं, जब मुझे मालूम हुआ था। और इसीलिए अब मैं मुआवजा करना चाहता हूँ, तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत दिलवाकर, अपने ख़ानदान के साथ जोड़कर। क्योंकि गलती तो तुमने भी की थी मायरा। तुम्हें किसी बड़े को भरोसे में लेना चाहिए था, ना कि सजावल को मदद के लिए कहना। वो तो छोटा बच्चा था, वो कैसे सब संभाल सकता था। ताया जान की आंखें भी नम हो आईं, मगर वो आदमी थे, आंसुओं को बहने नहीं दिया। क्यों ताया जान, क्यों मैं एक ना किए गए जुर्म की सज़ा भुगतूं? वो मुझसे सारी उम्र नफरत करेगा। मैं उसकी नफरत सहते सहते मर जाऊंगी। मेरी मुश्किल आसान कर दें प्लीज़। आप खुद जाकर उन्हें बता दें। वो मेरी बात का कभी भी यकीन नहीं करेंगे। वो शाहनवाज के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी। बच्चे, मैंने कहा ना कि उसे कुछ भी मालूम नहीं होना चाहिए। मेरी बात याद रखना। अगर तुमने कभी उसे बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। अपनी ज़िंदगी मुश्किल मत बनाओ और जाओ, ये मेरा हुक्म है। वे कटु लहजे में बोले तो मायरा कांपते हुए वहाँ से चली गई। शायद वो गलत थी। वो आज भी उन बड़े जागीरदारों के सामने उतनी ही बेबस थी जितनी 5 साल पहले थी। लाला, ये क्या चल रहा है आखिर सबके दिमाग में? क्यों इस फसाद की जड़ को हवेली में रखा हुआ है? मुझे नफरत है उससे। डर लगता है कहीं वो आपको हमसे दूर न ले जाए। और बाबा साईं के फैसले के बाद तुम शांत कैसे बैठे हो? आप कैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का सोच सकते हैं? मनाहिल बेइंतहा आशंकित दामिल के सामने बैठी थी। उसके सिर पर जैसे आसमान गिर गया था। मनाहिल, तुम अभी छोटी हो, बड़ों की बातों पर यूँ सवाल मत उठाओ। वो अभी अभी अपने पिता से सुनकर आया था कि इस जुम्मे को तुम्हारा और मायरा का निकाह है। खुद भी वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, बेबस था। उसे सिर्फ शाहनवाज खान ही बेबस कर सकते थे, और उन्होंने कर दिखाया था। लाला, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। उसकी जान ले लूंगी। उसने मेरे भाई को मुझसे छीन लिया था। आई हेट हर। मनाहिल एकदम फट पड़ी। बस, मैंने कहा ना, तुम इस मामले में कुछ नहीं बोलोगी। मुझे कुछ भी याद मत दिलाओ, क्योंकि मैं कुछ नहीं भूला। दामिल ने इतने भयावह स्वर में कहा कि मनाहिल कांप उठी। अगर तेरे भाई को सच्चाई पता चली तो वो सहन नहीं कर सकेगा उसकी नफरत। माफ़ कर दो लाला, पर इस तरह से मुझसे नाराज मत हो। वो सिहर गई उसके इतने गहरे गुस्से से। जाओ, आराम करो अपने कमरे में। उसने उसे अनदेखा किया। लाला प्लीज जाओ मनाहिल, यहाँ से जाओ। इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो उठकर बालकनी में चला गया, इतनी ठंड में बिना शॉल के। मगर उसके अंदर तो जैसे आग जल रही थी, ठंड का एहसास तक नहीं था। मनाहिल टूटे कदमों से चली गई तो वो बेबसी से मुट्ठियां मरोड़ने लगा। दामिल, वो मेरे मरहूम भाई की बेटी है। वो इसी हवेली में रहेगी, ये मेरा फैसला है, वरना बाप का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। उसके दिमाग में शाहनवाज खान की याद आई। आपने अच्छा नहीं किया बाबा, आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको मुझे यूं कसौटी पर नहीं डालना चाहिए था। अगर कभी उसकी मोहब्बत के आगे मेरी नफरत हार गई तो मैं क्या करूँगा? उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। वो बिस्तर पर बैठी खाली दिल और खाली नज़रों से उस कागज़ को घूर रही थी जिस पर दस्तखत करके वो उस शख्स की हो जाएगी जिसे पाने के लिए वो 7 समंदर पार गई थी, और अब डर रही थी। कांपते हाथों से उसने निकाहनामे पर साइन किए और होंठ सी लिए। बेगम शहनवाज बेबस होकर सब देखती रहीं। मनाहिल का तो दम घुट रहा था, और दामिल, वो निकाह के बाद हवेली से ही बाहर चला गया था। उस हकीकत से बचने की कोशिश कर रहा था जिससे बचना उसके लिए मुमकिन नहीं था। जबकि जबकि वो उसके कमरे में टहल रही थी, बार बार हाथों पर आया पसीना पोंछती, दिल मानो डूब रहा था। रात के करीब 2 बजे दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुला और वो दुश्मने जा अंदर आया। 5 साल पहले वो उसके जीवन में शामिल होने से पहले ही उसकी रूह में घुल चुका था, और आज उसकी ज़िंदगी में शामिल होकर भी सदियों की दूरी पर खड़ा था। सिर्फ एक गलतफहमी ने उसे उस शख्स से दूर कर दिया था, जिससे दूर जाने का ख्याल भी उसकी सांसों को रोक देता था। वो सफ़ेद निकाह के जोड़े में उसके सामने खड़ी थी।
वो धीरे धीरे चलता उसके करीब आया। आंखें लाल अंगारे की तरह, जैसे सब कुछ अंदर जल रहा हो। वाह मायरा, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें। मेरे सामने यूं सज धज कर खड़ी हो जैसे मैं तुम्हारे हुस्न का सदका उतार दूंगा। बहक जाऊंगा तुम्हें अपने सामने पाकर, सब कुछ भूल जाऊंगा। मगर पता है तुम्हें इस सफ़ेद लिबास में देखकर मुझे क्या नजर आ रहा है? वो उसके और पास आया और बर्फीली दहशत से बोला, अपने मासूम भाई की करफन में लिपटी लाश। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मायरा, मुझे वो फिर से याद दिलाने के लिए जो शायद मैं भूल रहा था। तुम रोज मेरे सामने आओगी और मुझे रोज वो मंजर याद आएगा, और जब मुझे वो सारी तकलीफें याद आएंगी ना, तो मैं तुम्हें भी अपने साथ तकलीफ दूंगा। तुम भी उस यातना में जलोगी जिसमें मैं जल रहा हूँ। उसने उसके सर से दुपट्टा खींचकर फर्श पर फेंक दिया। मायरा एकदम से सिहर उठी। ये सब इतना आसान नहीं था जितना वो सोच रही थी। तुम जैसी बेहया लड़की को ये दुपट्टा सूट नहीं करता। वो लड़की जो अपनी शादी से 1 हफ्ते पहले अपने आशिक के साथ भाग निकली, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, और फिर मेरे मासूम भाई की जान ले ली। क्या इतना आसान है मेरे लिए वो सब कुछ भूल जाना? वो अब उसका झूमर बालों से नोचकर उतारने लगा। तुम्हें ये सब जेवर शोभा नहीं देता। आज मेरी दुल्हन की हैसियत से इस घर में नहीं रहोगी, बल्कि एक जिंदा लाश बनकर रहोगी। मायरा के कानों के झुमके खींचते हुए भी उसे उस पर तरस नहीं आया था। मैंने ये निकाह सिर्फ बाबा जान के फरमान मानकर किया है मायरा, बल्कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अब उम्र कैद की सज़ा सुना रहा हूँ, क्योंकि दामिल खान खुद को धोखा देने वालों को तड़पा तड़पा कर मारता है। ये कहकर उसने उसे वहाँ से घसीट कर बालकनी के खुले दरवाजे के पास ले आया। आज की रात तुम यहीं बिताओगी मिसेस दामिल खानजादा, मगर ये सज़ा तो तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी सज़ा है। कल एक नई सज़ा के लिए तैयार रहना। और वो उसे बाहर निकाल कर शीशे का दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर चुका था और पर्दे खींच दिए ताकि वो उसे देख भी न सके। उसकी दहशत अभी भी कम नहीं हुई थी, बस नहीं रुक रहा था कि सारी दुनिया को आग लगा दे। 5 साल पहले वाला कयामत खेज मंजर जैसे फिर से उसकी रूह को जला रहा था। वो कमरे के अंदर जल रहा था और मायरा गहराई से शीशे की दीवार से लगकर नीचे बैठती चली गई। वो कैसे भूल सकती थी कि दामिल की नफरत से मुक्ति नामुमकिन थी। दिसंबर की सर्द रात उसकी हड्डियों को जमा रही थी, मगर वो बस साकित पलकें लगाकर सामने चांद को देखती रही जो पूरी चांदनी से चमक रहा था। उसने कभी सपना देखा था दामिल खान की संगत में खुश रहने का, और वो सपना एक भयानक ताबीर में बदल गया था। सुबह की उजली किरणें खान हवेली पर फैल चुकी थीं। वो वॉशरूम से निकला, तौलिया लपेटे बालों को दूसरी तौलिया से पोंछ रहा था। शीशे के पार पिछली रात उस पर कैसे बीती उसे परवाह नहीं थी। जिस लड़की को वो फूलों की तरह छूता था, आज वो जिए या मरे उसे फर्क नहीं पड़ता था। मगर एक ख्याल जो उसकी टाई की नोट बांधता हाथ ठहर गया था। नहीं, वो मर नहीं सकती, इतनी आसान मौत नहीं दूंगा उसे। झट से पर्दे पीछे हटाते वो शीशे की स्लाइड खोलने लगा। ठंडी हवा का एक झोंका उसके अस्तित्व के आर पार हुआ था, और उसी क्षण उसके पैरों के पास वो गिरी हुई पड़ी थी, बिल्कुल एक गठरी जैसी, सफ़ेद महीन परिधार में से जैसे सर्दी चुप चुप कर शायद उसके तन को जमा रही थी। एक पल के लिए दामिल खान का दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। तकलीफ रूह को चीरती हुई निकली। वो उसे उठाकर बिस्तर तक ले आया जैसे कोई बर्फ की गठरी उठा रहा हो। दामिल, तुम इतने बेरहम कैसे हो गए? उसके लट्ठे जैसे सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखकर वो खुद से बड़बड़ाया। उसने उसके नीले पड़ते होंठों पर अपना अंगूठा फेर दिया। क्या इतना मासूम और खूबसूरत चेहरा नफरत के काबिल था? उसकी टूटती ठंडी सांसें दामिल खान के भीतर नफरत की गर्म दीवार पर फुहार की तरह पड़ रही थीं। एक ट्रांसी हालत में वो उसके होंठों पर झुका, अपनी गर्म सांसों की गर्माहट में उनमें जिंदगी की लहर दौड़ाने लगा। लेकिन मायरा के ठंडे वजूद में कोई हरकत न हुई। गर्म कंबल उसके ऊपर डालते हुए वो खुद भी उसके कंबल में लेट गया था। धीरे धीरे उसके ठंडे वजूद को अपने गर्म वजूद में समेटता चला गया, और वो उसके नंगे चौड़े सीने में लगी एकदम बेजान सी थी। वो उसके होंठों से उसे गर्मी देने की कोशिश में नाकाम हुआ तो धीरे धीरे उसके हाथ उसके नरम वजूद पर फिसलने लगे। मर्दाना वजूद का स्पर्श और उसके चौड़े सीने से लगी मायरा को धीरे धीरे गर्मी मिलने लगी थी। मायरा के वजूद में हल्की सी हरकत हुई। दामिल को एक सुकून मिला था। वो दोबारा से उसके होंठों पर झुककर उसे और गर्मी देने लगा। एक बेसहारा आंसू उसकी आंख से गिरा और मायरा के चेहरे के ओस की बूंद की तरह गिरा। जिंदगी उसके अस्तित्व में लौट आई थी। दामिल उससे अलग हुआ तो वो धीरे धीरे आंखें खोलकर उसे देख रही थी। शायद वो कुछ भी महसूस करने की हालत में नहीं थी। आशा है अब तुम नहीं मरोगी,
क्योंकि तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा मैं। कुछ देर पहले वाला वो खुमार टूट चुका था और वही कड़ा चट्टान दामिल खानजादा फिर लौट आया था। वो अर्ध जिंदा निक्षेप के साथ उसे देखती रही। डॉक्टर आकर तुम्हारा चेकअप कर लेगा। मेरे आने से पहले इस कमरे से गायब हो जाना, वरना इस बार मैं तुम्हें तरस नहीं खाऊंगा। वो उसे चेतावनी देता हुआ कमरे से निकल गया और मायरा बस छत की ओर घूरती रही। वो नीचे आया और जरीना को सूप बनाकर उसे पिलाने की हिदायत दे गया, फिर बाहर निकला। अरे बेटा, नाश्ता तो कर लो। बेगम शहनाबाज उसके पीछे आई। नहीं, मुझे देर हो रही है और भूख नहीं है मुझे। अपने बेटे के बदले हुए अंदाज को देखकर वो परेशान हुई। देखो बेटा, तुम्हारी मनमानी तो तुम दोनों ने कर दी है, मगर सावधान रहना, वो नागिन है, तुम्हें डस लेगी। अपनी हद में रहना, अपनी हद में रखना उसे। उसकी किसी बात पर यकीन मत करना। पहली बात तो ये कि ये सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ, बाबा जान की मर्जी से हुआ है। और दूसरी बात ये कि दामिल खान कुछ भी नहीं बोला, इसलिए परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज, मैं निकलता हूँ। वो ऑफिस के लिए निकल गया और बेगम शहनाबाज ने राहत भरी सांस छोड़ी। गाड़ी में बैठा तो उसका ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। रहमत अली, इस हवेली का पुराना ड्राइवर, कई राजों को अपने अंदर दफन किए हुए, आज तक मुंह नहीं खोला था। रहमत अली, मुझे ऑफिस छोड़कर डॉक्टर तौकीर के पास जाना और उन्हें हवेली ले जाना। साहब जी, खैरियत तो है ना? कोई बीमार हो गया क्या? रहमत अली ने सावधानी से पूछा। दामिल एकदम से सीट की पीठ से सर टिकाकर अपना माथा सहलाने लगा। जब से वो आई है कुछ भी तो ठीक नहीं है। मैं उसे सज़ा देना चाहता हूँ, मगर न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता। मैं इतना पत्थर और बेरहम नहीं हो सकता। जिस लड़की ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, मैं उसे सज़ा देने से भी डरता हूँ। शायद मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वो बेबसी से बोला तो रहमत अली ने चिंतित होकर अपने साहब को देखा। साहब जी, यतीम पर रहम करने से खुद खुदा भी खुश होता है और इंसान भी शांत रहता है। आप सब कुछ भूल क्यों नहीं जाते? अपना दिल बड़ा करें और माफ़ कर दें। वो तो बेगुनाह मारी गई। आपको सारी हकीकत का पता नहीं है, मगर मैं जानता हूँ। मैंने इस हवेली का नमक खाया है, इसीलिए अब तक चुप रहा, मगर किसी यतीम पर जुल्म होते हुए मैं भी नहीं देख सकता। मायरा बीबी चली गई थी तो बात और थी, मगर अब वो वापस आ गई हैं और आप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। इसलिए अगर मैं अब भी चुप रहा तो मैं भी जुर्मबार ठहराया जाऊंगा। रहमत अली आज किसी और ही टोन में बोल रहा था। दामिल एकदम से चौंक उठा। क्या मतलब है तुम्हारा? कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। क्या कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता? अचानक रहमत अली ने गाड़ी रोक दी। साहब, जो हकीकत आपको बताने जा रहा हूँ, शायद उसे जानकर आपका गम और भी बढ़ जाएगा, मगर जो असली गुनहगार है, सज़ा भी तो उसी को मिलनी चाहिए, ना कि उस मासूम लड़की को जिसने इस खानदान की इज्जत बचाने के लिए अपनी खुशियाँ दाव पर लगा दी। मायरा बीबी बेकसूर हैं, उनका कोई कसूर नहीं। उनकी खामोशी ने उन्हें गुनहगार बना दिया और जिन्होंने गुनाह करके शोर मचाया वही बेकसूर ठहर गए। उस रात मायरा बीबी जुबैर शाह की गाड़ी में नहीं गई थीं, बल्कि मनाहिल बीबी गई थीं। मायरा बीबी तो मनाहिल बीबी को बचाने के लिए उनके पीछे गई थीं। बस। दामिल गुस्से से गरजा। रहमत अली, तुम जानते भी हो कि क्या बकवास कर रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ साहब जी। रहमत अली बोला कि मैं क्या कह रहा हूँ और इसका अंजाम क्या हो सकता है, मगर मुझे खुदा को मुंह दिखाना है। बरसों से मेरे ज़मीर पर एक बोझ था जिसे मैं उतारना चाहता हूँ। उस रात मैं हवेली में मौजूद था जब मनाहिल बीबी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थीं। वो बहुत बेचैन थीं, बार बार कह रही थीं, दामिल भाई आने वाले हैं, प्लीज़ यहाँ मत आना। फिर वो एक बड़ी सी चादर लपेट कर गेट से बाहर निकल गईं। मुझे खतरे की घंटी बजती महसूस हुई, इसीलिए मैंने उनका पीछा किया। मुझे बहुत हैरानी हुई जब उनकी गाड़ी जुबैर खान के डेरे पर जाकर रुकी थी और गाड़ी से उतरने वाला भी जुबैर खान ही था। मनाहिल बीबी उस पर चिल्लाने लगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है, अगर भाई को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे। मगर जुबैर खान ने उन्हें घसीटकर अंदर ले लिया। मैंने फ़ौरन मोबाइल निकालना चाहा ताकि आपको कॉल करके बता सकूं, मगर मोबाइल तो घर पर ही भूल आया था। मैं वहीं एक कोने में छिपकर सब सुनता रहा। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे और वो मायरा बीबी थीं। जुबैर खान उनसे कह रहा था, अगर फ़ाइल अभी और इसी वक्त नहीं लाई तो मैं मनाहिल की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। अगर उसकी इज्जत और ज़िंदगी चाहिए तो अभी इसी वक्त आ जाओ। मैं ये सब बातें अपने कानों से सुन रहा था। फिर मैंने देर नहीं की, गाड़ी में बैठा और हवेली की तरफ भागा। रास्ते में मुझे सजावल खान मिले। मैंने उन्हें सारी बात बता दी, मगर मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने कहा कि वो पहले से ही सब जानते हैं, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ।
उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि दामिल खान को कुछ न बताना, मैं खुद संभाल लूँगा। उन्होंने मुझे कसम ली, इसलिए मैं खामोश रहा। फिर हवेली में जैसे क़यामत आ गई। सारा इल्ज़ाम मायरा बीबी पर लगा दिया गया कि वो जुबैर खान के साथ घर से भाग गई हैं। आप बिखर गए थे, टूट चुके थे। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, मगर बड़े साहब शाहनवाज खान को सब बताया। उन्होंने जो कहा वो सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गया। उन्होंने कहा, अगर दामिल खान के फरिश्तों को भी इस बात की भनक पड़ी तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैंने खुद को संभाल लूँगा, तुम बस चुप रहना। और अब मैं तब से ही खामोश हूँ। फिर मायरा बीबी हवेली से छोड़कर चली गई अपनी माँ के साथ। मैं नहीं चाहता था कि आप मनाहिल बीबी से नफरत करने लगें और बिल्कुल अकेले रह जाएं, क्योंकि मायरा बीबी तो पहले ही आपको छोड़कर जा चुकी थीं। मगर अब जब वो वापस आई हैं और उनके साथ फिर से ऐसा हो रहा है और सब कुछ जानते हुए बड़े साहब भी चुप हैं, तो मेरा ज़मीर अब और चुप रहने की इजाज़त नहीं देता। ये कहकर रहमत अली ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दामल को लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। अचानक उसे घुटन महसूस हुई। उसने जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोला, बाहर निकला, अपनी टाई गले से नोच कर फेंक दी जैसे वो फंदा बन गई हो। ये सब उसके लिए इतना अविश्वसनीय था कि उसका दिल चाहता था कोई ट्रक आए और उसे कुचलकर चला जाए। सारे लोग जानते थे, बस वही बेखबर था। आखिरकार क्यों मनाहिल ने उसके साथ ऐसा किया? वो जिन हवेली की औरतों को 7 पर्दों में छुपा कर रखता था, उन्होंने ही उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। और जिस लड़की पर उसने इतनी बदनामियां लगाईं, उसे बेबाक कहा, मॉडर्न कहा और न जाने किस किस तरह की बेहयाई वाली बातें की। वो सब इल्ज़ाम सुनकर भी मायरा चुप थी। मनाहिल का गुनाह अपने सर लेकर भी वो खामोश थी। उसने एकदम इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि रहमत अली का दिल कांप गया। मगर यह हकीकत दामिल खान को किसी न किसी दिन तो पता चलनी ही थी। उसके अपने ही लोगों ने उसे धोखा दिया था, फरेब किया था। उसने 5 साल तक उस लड़की पर इल्ज़ाम लगाए रखे, उससे नफरत करता रहा, जो सबसे ज़्यादा उसकी भलाई चाहती थी, उसके दिल के करीब थी। उसे लगा कि वो उसका सामना कभी नहीं कर पाएगा, उसे तो मर ही जाना चाहिए। और फिर वो सड़क के बीचों बीच खड़ा हो गया, क्योंकि सामने से एक तेज़ रफ्तार गाड़ी आ रही थी। उसे यही सबसे बेहतर फैसला लगा। तेज गाड़ी उसे टकराकर दूर चली गई और वो सड़क के एक तरफ लड़खड़ाता जा रहा था। जिसे भी सज़ा मिली कम थी। रहमत अली की चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं और फिर हर तरफ सन्नाटा छा गया। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। तुम क्या अंधे थे? वो क्यों गाड़ी से बाहर निकला? वो इतना बेवकूफ़ तो नहीं हो सकता कि खुद किसी गाड़ी के सामने आ जाए। शाहनवाज बेगम पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही थीं जब उन्हें खबर मिली कि दामिल खान हॉस्पिटल में है। मायरा जो बुखार में तप रही थी, ये खबर उस पर बिजली की तरह गिरी थी। वो नंगे पांव दौड़ गई। वो अपनी तकलीफ़ तो सह सकती थी, मगर दामिल खान को कुछ भी होता तो वो मर जाती। लाला प्लीज़ आंखें खोल लीजिए, देखिए आपकी सबसे प्यारी बहन आपके पास खड़ी है। मैंने आपसे कहा था ना कि उससे शादी मत करो, वो मनहूस है, आपको खा जाएगी। और देखो ऐसा ही हुआ। मनाहिल उसके पास में खड़ी रो रही थी। वो सब कुछ सुन रहा था, मगर फिर उसने आंखें खोल दी। आपको होश आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह। पता है कल से मैं कितनी दुआएं मांग रही थी। उसने उसके चेहरे पर झुककर उसका माथा चूमा, मगर दामिल खान ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। मायरा को बुलाओ, मुझे उससे मिलना है। होश में आते ही उसने मायरा का नाम लिया तो मनाहिल को जैसे आग लग गई। आप अभी भी उसे पुकार रहे हैं? आपको पता नहीं है उसने क्या किया है? क्या इतनी मोहब्बत करते हैं उससे कि उसके हर गुनाह को माफ़ कर देंगे? वो बेइंतहा हैरान होकर उसे देख रही थी। मनाहिल, मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता था कि तुम्हारा हर गुनाह माफ़ कर सकता था, मगर शर्त ये थी कि तुम मुझे एक बार बता देती। मगर तुमने सच्चाई छुपा दी और अपना गुनाह उसके कंधों पर डाल दिया और मेरे दिल को हमेशा के लिए अपने आप से बदगुमान कर दिया। चली जाओ यहाँ से, मुझे दोबारा नज़र मत आना। आज मेरी यह हालत मायरा की वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से है। वो टूटी हुई आवाज़ में बोला तो मनाहिल बिल्कुल सर्द पड़ गई। यही बात तो उसे हमेशा डराती थी कि अगर उसके भाई को सच पता चल गया तो क्या होगा। वो तो उसे एक निगाह भी नहीं देखेंगे। बेइख्तियार उसने अपने होठों पर हाथ रख दिया। लाला प्लीज़ मेरी बात तो सुने, इस तरह मुँह ना मोड़िए, मैं मर जाऊंगी। मैं मायरा नहीं जो आपकी नफ़रत सह सकूं। वो उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी, मगर दामिल ने उसके आंसू नहीं पोंछे थे। वो अब सच में उसके लिए पत्थर दिल हो चुका था। 3 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो डिस्चार्ज हो गया। वो एक बार भी उसे देखने नहीं आई थी, जिसे उसने हर पल पुकारा था। शायद यही उसकी सज़ा थी।
अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा वो छत को घूर रहा था। उसका बाप, उसकी बहन और उसकी माँ तीनों ही उससे बुरी तरह शर्मिंदा नजर आ रहे थे, क्योंकि वो सब दामिल खान के गुनहगार थे। उन सब ने वो सच्चाई उससे छुपाई थी जो जानना उसका हक था, मगर वो भी ठान चुका था कि उनसे बात नहीं करेगा, कम से कम उतने वक्त तो बिल्कुल नहीं जितना उसने मायरा को तकलीफ में रखा था। वो उसे देखना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, जो न जाने उसे इस हालत में देखकर भी नहीं आई थी। वो छड़ी की मदद से धीरे धीरे चलता बालकनी में आया। उसे वो रात याद आई जब उसने मायरा को सारी रात इसी बालकनी में रखा था। दर्द की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई थी। इतनी सर्दी उसने अपने नाजुक जिस्म पर सही थी। अचानक उसने अपने ऊपर से गर्म शॉल हटाकर नीचे फेंक दी। दिल में जैसे आग लगी थी, आंखों से आंसू बह निकले। वो जानता था कि शीशे के उस पार वो भी खड़ी है, मगर उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि वो आकर उसे जरा सी भी गर्माहट देगी। मगर शायद वो गलत था। अचानक शीशे का दरवाज़ा स्लाइड हुआ और वो कदम कदम चलती उसके पास आई। सफ़ेद संगमरमर पर गिरी काली शॉल उठाई और अपने ऊपर अच्छी तरह लपेट ली, और फिर वो उसके साथ आकर खड़ी हो गई। जो बिना शॉल के उसे हैरत से देख रहा था। वो अभी भी बीमार लग रही थी। मैंने 5 साल एक गलत इल्ज़ाम के साथ गुजारे हैं। आपकी नफ़रत सही है, मगर एक बार भी मुझे खुदकुशी का ख्याल नहीं आया, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी आपके पत्थर दिल में दरार आएगी और आप फिर से मेरे सामने आकर ये इकरार करेंगे कि मायरा आओ, मेरा हाथ थाम लो, हम उस अधूरे ख्वाब की तकमील करें जो हमने मिलकर देखा था। वो आंसुओं के बीच बोल रही थी, उसे देखे बिना, जो सिर्फ उसी को देख रहा था। दामिल खान, आप बहुत कमज़ोर इंसान हैं। सच्चाई का दर्द सहने की बजाय आपने मौत को गले लगाने का क्यों सोचा? क्या एक बार भी नहीं सोचा कि आपको मेरे पास आना चाहिए था, मेरा हाथ पकड़ना चाहिए था और ये कहना चाहिए था, मायरा, कुछ गलतियां तुमसे हुई, कुछ मुझसे हुई, आओ एक दूसरे को दिल से माफ़ कर दें और फिर एक दूसरे को अपना लें। कब से हमारी रूहें भटक रही हैं, क्या उन्हें सुकून नहीं चाहिए? आप कितने बुज़दिल हैं दामिल खान। इकरार करने की बजाय फ़रार का रास्ता चुन लिया आपने। आई हेट यू। वो अब रेलिंग पर कमर टिकाए उसके सामने खड़ी उसकी आंखों में आंखें डालकर बोल रही थी। आज पहली बार उसने दामिल खान की आंखों में आंसू देखे थे, जो शर्मिंदगी के आंसू थे। वो बिल्कुल टूट चुका था। मैं इसीलिए तुम्हें बताने से डरती थी दामिल खान कि तुम सह नहीं पाओगे। मेरी बात तो और थी, मैं पराई थी। मुझे तो कभी ना कभी तुम भूल ही जाते, मगर वो तुम्हारी सगी बहन है। उससे बदगुमान रहकर तुम कभी चैन से जी नहीं सकते थे, हमेशा बेचैन रहते, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। वो मासूमियत से अपने दिल की सच्चाई उसे बता रही थी, और दामिल का दिल चाहा वो ज़मीन में गड़ जाए। कितना बड़ा दिल था उसका। तुमने ऐसा क्यों सोचा कि तुम मेरी अपनी नहीं थी मायरा? तुम तो मेरी सबसे ज़्यादा अपनी थी। इस दुनिया की किताबों में जब मैंने मोहब्बत का शब्द पढ़ा तो मेरे दिल में सबसे पहले तुम्हारी ही तस्वीर उभरी थी, और उसके बाद तुम कभी भी मेरे दिल से नहीं उतरी। सच्चाई तो यह है कि मैं अब तक तुमसे नफरत करने का नाटक करता रहा हूँ, खुद को ये यकीन दिलाता रहा हूँ कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, जबकि मेरा दिल चीख चीख कर कहता था, दामिल खान, तुम झूठ बोलते हो खुद से। तुम उस लड़की को कभी भी अपने दिल से निकाल नहीं सके, चाहे उसने कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना किया हो। तुम आज भी उसे चाहते हो। मैं तो सिर्फ एक रात ही तुम्हें सज़ा देकर हार गया था। तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर तुमने तो मुझे माफ़ी मांगने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं ऐसा क्या करूं मायरा कि वो 5 सालों की तड़प और खलिश एक लम्हे में ख़त्म हो जाए? बताओ मुझे। मायरा उसके सवाल पर मुस्कुरा दी। बहुत आसान है दामिल खान। ये कहते ही मायरा ने अपने जिस्म से वो काली चादर हटाकर दामिल खान के कंधों पर डाल दी और फिर खुद उसके सीने से लगकर उसी चादर में खुद को छुपा लिया। दामिल उसकी इस मासूम सी हरकत पर बिल्कुल सन्न रह गया। क्या वाकई इतना आसान था ये सब? काश वो पहले जान जाता कि उसे सीने से लगाते ही सारी तकलीफ़ें और सारे गम एक बार में ही मिट जाएंगे, तो वो ये काम बहुत पहले ही कर चुका होता। उसने बड़ी ही शिद्दत से माया को अपने मजबूत बाहों में जकड़ लिया, उसके बालों पर थोड़ी टिकाए बिना आवाज़ रोने लगा। मगर ये आंसू उस रूहानी सुकून पर गिरे थे जो दोनों को नसीब हुआ था। काश मेरा जर्फ भी तुम्हारे जितना बड़ा होता। मुझे आज एहसास हुआ कि मैं कितना छोटा इंसान हूँ। वो टूटे हुए लहजे में सारे एतराफ़ कर रहा था। आपका जर्फ बड़ा हो सकता है अगर आप मनाहिल को माफ़ कर दें, क्योंकि अगर आपने उसे माफ़ कर दिया तो मैं समझूंगी कि मेरे 5 साल की वो सज़ा जो मैंने खुद पर सही वो बेकार थी। प्लीज़ अपने दिल को हर नफ़रत से पाक कर लें।
मैं आपको खुले दिल से माफ़ कर दूंगी। मायरा ने जैसे अपना चेहरा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखा, वो कद में उससे काफ़ी ऊंचा था, इसलिए उसे अपनी गर्दन ऊंची करके उसकी आंखों में देखना पड़ा था। दामिल ने बेख्तियार उसकी आंखों पर नरमी से होंठ रख दिए। मायरा, तुम बहुत मासूम हो मेरी जान, तुमने मुझे खरीद लिया। वो अचानक खिलखिलाकर हंस पड़ी तो दामिल को उस मासूम सी गुड़िया पर बेहिसाब प्यार आया। उसने उसके मुस्कुराते होंठों को अपनी पकड़ में ले लिया और छोड़ने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उन दोनों के जिस्मों को अब मोहब्बत की गर्माहट चाहिए थी। तो दोस्तों, आज का हमारा ये नॉवल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ ऐसे ही रोमांटिक और दिलचस्प नॉवल के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी नए और रोमांटिक से नॉवल के साथ।